हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कूलाम के नियम पर आधारित उन प्रश्नों को बताया है या उन क्वेश्चन को बताया है जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे या कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और वैद्युत ध्रुव कारण अच्छी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे भी गए हैं। हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, दो आवेशों का एक निकाय होता है। हम मान लेते हैं एक यहाँ पर -q कूलाम का आवेश है, दूसरा +q कूलाम का आवेश है। ये किसी बिंदु A और B पर स्थित है। ये किसी बिंदु A और B पर स्थित है। इनके बीच की दूरी हम 2l ले लेते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी है। 2l क्यों लिए हैं, l क्यों नहीं लिए? इन चीज़ों को जब अभी हम अच्छी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन वैद्युत ध्रुव कारण करेंगे तो वहाँ पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2l लिया गया है, l क्यों नहीं लिए, l/2 क्यों नहीं लिए। हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब अच्छी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन वैद्युत ध्रुव कारण करते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम 2l का प्रयोग करते हैं, जबकि ये जो 2l है अत्यंत छोटी दूरी है, सूक्ष्म दूरी है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव की परिभाषा के लिए क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में समान, अगर -q यहाँ पर लिखिए -q, ये मॉड लगा देते हैं यहाँ से, परिमाण के लिए क्या हो जाएगा -q। जब मॉड लगा देंगे तो इसका वैल्यू q आएगा, और +q है, मॉड लगाने पर इसका वैल्यू +q ही आएगा। इसका मतलब दोनों परिमाण में समान लेकिन प्रकृति क्या विपरीत है, अर्थात एक माइनस है एक प्लस है, और जो आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में समान है, जिसमें परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ पर एक -q एक +q है। एक देखो मॉड लगा दे, -q का वैल्यू q आया, +q का मॉड लगा दे q है। इसका मतलब ये दोनों परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति मतलब इसका जो नेचर है माइनस है, इसका नेचर प्लस है। दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश और कहाँ पर रखे स्थित है? अत्यंत अल्प दूरी, था जो 2l दूरी है बहुत सूक्ष्म दूरी है। तो क्या कहेंगे? वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में समान, यहाँ पर परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ पर हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बातें करते हैं। यहाँ पर वैद्युत ध्रुव का हम निर्माण करते हैं। एक कोई बिंदु A है और दूसरा कोई बिंदु B है। इस पर -q कूलाम का आवेश है, इस पर +q कूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी
इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच दूरी 2l है। और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा होती है -q कूलाम से +q कूलाम की तरफ होती है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, जिसकी दिशा -q कूलाम से +q कूलाम की तरफ। तो क्या कहेंगे, अब जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, वेक्टर P = q गुणे 2l हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा ले सकते हैं कि ये जो q है ये क्या है, दोनों आवेशों में से एक आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश, एक आवेश। और ये जो 2l दिया गया है ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, और जिसकी दिशा कहाँ से होती है, -q कूलाम से +q कूलाम की तरफ। दिशा क्या हो जाएगा, -q कूलाम से +q कूलाम की तरफ, -q कूलाम से प्लस, अर्थात क्या हो जाएगा, हम नोटेट कर सकते हैं इसको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम 20 प्रति करते हैं, ये सदिश राशि लिए वेक्टर P और q 2l हो जाएगा, जहाँ पर q क्या है, दोनों आवेशों में से एक आवेश, और 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जो दोनों आवेशों में से, जो दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, इसे वेक्टर P, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर P इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि यह सदिश राशि है। तो एक Q क्या है, दोनों आवेशों में से एक आवेश, 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच दूरी। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जो दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी गुणनफल के क्या होता है, बराबर। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जो दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी गुणनफल के बराबर, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर Q क्या है, दोनों आवेशों में से एक आवेश, 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच दूरी। जो दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा होती है -q कूलाम से +q कूलाम की तरफ है। नोट हमने किया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा है, परिमाण तो है ही है और दिशा भी है। तो हमने क्या लिखा है, परिभाषा लिख दी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जो दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी गुणनफल के बराबर होता है, इसे P से प्रकट करते हैं। P बराबर हो जाएगा Q गुणे 2l हो जाएगा। तो P बराबर Q गुणे 2l, ये एक सदिश राशि, इसके परिमाण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा यूनिट, लिख सकते P बराबर Q गुणे 2l। Q क्या है, आवेश की मात्रा कूलाम, 2l है,
चाहे 2l हो, चाहे 4l हो, चाहे 6l हो, चाहे कुछ भी दूरी हो, उसका मात्रक मीटर के लिए हो जाएगा, तो हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। हम बीमा भी निकाल सकते हैं इसका, बीमा हो जाएगा P बराबर Q गुणे 2l। आवेश की जो बीमा होती है AT होती है और दूरी की बीमा L होती है, तो इसकी जो बीमा हो जाएगी LTA हो जाएगी। तो हमने क्या अभी तक क्या अध्ययन किया? वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जो जिसमें ऐसे कह सकते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, या जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें या जो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर, ये जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम का आवेश है, इसका जो परिमाण है क्यू है, परिमाण क्यू, तो इसका मतलब क्या होगा? परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत है, और प्रकृति में विपरीत आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दोबारा क्या कहते हैं इसको? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय जो दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है सदैव माइनस क्यू कूलम से प्लस क्यू कूलम की तरफ होती है। वैद्युत ध्रुव का परिमाण तो है ही है और दिशा भी है, इसलिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक कूलम इंटू, जिसको हम P बराबर Q बराबर 2l लिखते हैं। Q क्या है? दोनों आवेशों में से एक आवेश है। 2l क्या है? उनके बीच की दूरी है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर, और बीमा क्या हो जाएगा? LTA। तो हम वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, जिसमें हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। हम सबसे पहले वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं। एक कोई बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, और दूसरा बिंदु B है। इस पर माइनस क्यू कूलम का आवेश स्थित है और B पर प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित है, जिसकी बीच की दूरी 2l है, जिसकी बीच दूरी 2l है। वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O है। जो वैद्युत दूरी का मध्य बिंदु O है वह इसकी बीच दूरी अलग अलग भागों में विभाजित करती है, अर्थात ये L हो जाएगा और यहाँ से भी L हो जाएगा। इसीलिए मैंने माना था कि जो वैद्युत ध्रुव को जो परिभाषा बताया उसकी भी तो 2l लिया था। अगर हम यहाँ पर अगर इसके बीच की दूरी 2l ना लेकर के हम l लेते हैं तो इसकी जो बीच दूरी हो जाएगी L/2 और कैलकुलेशन करने में जटिलता आ जाएगी। हम कैलकुलेशन को आसानी से नहीं कर सकते, इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम वैद्युत ध्रुव की जो बीच की दूरी उसको हमने क्या माना था? 2l माना था। जब इसको वैद्युत ध्रुव की बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2l हो जाएगी, तो इसका जो मध्य बिंदु हो इसको जो विभाजित करेगा दो भागों में, तो उसकी जो बीच दूरी हो जाएगी L और L हो जाएगी। हम इसके मध्य बिंदु से
इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं, जहाँ पर हमें माइनस क्यू था प्लस क्यू कूलम आवेश कर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। तो माइनस क्यू कूलम आवेश कर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा हो जाएगी ए इनवर्ट डायरेक्शन अंदर तरफ हो जाएगी, क्योंकि माइनस क्यू कूलम आवेश कर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर तरफ होती है और प्लस क्यू कूलम आवेश कर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहरी तरफ होती है। तो यहाँ पर बिंदु P पर माइनस क्यू कूलम आवेश कर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर तरफ हम E1 मान लेते हैं, प्लस क्यू कूलम आवेश कर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी प्लस क्यू कर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर तरफ होती है वो E2 हो जाएगी। अब हम सबसे पहले B से P की दूरी ज्ञात करते हैं। B से P की दूरी क्या हो जाएगा, हमें B से P की दूरी, ये दूरी हमें BP ज्ञात करनी है और BP ज्ञात करने के हमें ये पूरी दूरी पता है, O से P की दूरी पता है और O से B की दूरी पता है, O से P की दूरी पता है और O से B की दूरी, O से P की दूरी पता है, O से B की दूरी, हमें यही निकालना है। इसका मतलब यदि हम OP में से हम OB को निकाल दें तो ये वाली दूरी पता हो जाएगी, अर्थात OP की वैल्यू कितना है, अर्थात OP की वैल्यू कितना R है और उसी में से हम OB निकालेंगे अर्थात L को निकाल देंगे तो आ जाएगा हमें BP की भी दूरी, अर्थात ये पूरी दूरी R था, R में से हमने L निकाल दी, हमें BP की दूरी R माइनस L आ गई। इसी प्रकार हमें AP की भी दूरी निकालनी है, हमें O से P तक की दूरी पता है और A से O तक की दूरी पता है, अर्थात हो जाएगा AP बराबर AO प्लस OP, दोनों की बीच दूरी हम जोड़ देते हैं। ये दोनों की जो बीच दूरी आ जाएगी ये क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। ये आपका रचना था कि अच्छी से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन के लिए जो फिगर है, आवश्यकता जितने फिगर की आवश्यकता है उस फिगर को मैंने बनाया। हम दोबारा इस फिगर को हम देख लेते हैं। एक वैद्युत उध्रुव AB है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम के आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसकी बीच दूरी 2L है। वैद्युत उध्रुव AB का मध्य बिंदु O है जो इसके बीच की दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित करती है, अर्थात इसकी बीच दूरी 2L है तो मध्य बिंदु L और L भागों में विभाजित कर देता है। वैद्युत उध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। तो हम यदि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम आवेश कर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 तथा E2 हो तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना हमें करनी है। अब इसकी जो गणना होगी वह दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर हो जाएगा, अर्थात यदि किसी बिंदु पर चाहे वैद्युत बल की दिशा हो चाहे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा हो, ये दोनों की दिशाएं आपस समान मान लेते हैं। कोई बिंदु P है, यहाँ पर दो आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है E1 और E2 की दिशाएं आपस समान आ गई तो जो इनिट हो जाएगा वह इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि बिंदु P पर E1 इस साइड और E2 इस साइड हो गया, यदि बिंदु P पर यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तो जो दिशा हो जाएगी किसी बिंदु पर किसी दो आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा हो जाएगी यदि विपरीत है तो क्या हो जाएगा, वह दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु P पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह विपरीत दिशाओं में है, इसलिए जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर हो जाएगा। इसको बोर्ड पेपर में कैसे आपको लिखना है, थ्योरी तो क्या लिखेंगे, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम के आवेश से मिलकर बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है तथा इसकी बीच दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O इसके बीच की दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित करती है, अर्थात बीच दूरी 2L है तो इसको अलग L और L में विभाजित कर दी। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। बिंदु P की B से दूरी R माइनस L तथा बिंदु P की A से दूरी R प्लस L है। यदि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम आवेश कर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 तथा E2 हो तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों तीव्रताओं अंतर के बराबर होगा, क्योंकि बिंदु P पर दोनों आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा है वो क्या विपरीत है। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता समान दिशाओं में है तो जो परिणामी होगा उन पर योग के बराबर हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में है जो परिणामी होता है वह अंतर के बराबर होता है।
तो हम यहाँ समझेंगे। अब पहले माइनस क्यू कूलम आवेश निकालते हैं, उसके बाद प्लस क्यू कूलम आवेश लिखेंगे। माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण, माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E1 हो तो, अब किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। इसको हम K मान सकते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो समानुपातिक नियतांक है। तो E बराबर हम लिख सकते हैं K Q/r²। जहाँ जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा उसको छोटा करने के लिए उसके स्थान हम क्या कर देंगे, Q रख देंगे। उसके स्थान में क्या रख देंगे, हम K रख देंगे, जिससे प्रोसेस छोटा हो जाए। तो E1 किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² होता है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है K हमने माना है, तो E1 बराबर हो जाएगा K Q1/r1² हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस क्यू कूलम आवेश का निकाल, दिशा क्या होगी, माइनस क्यू कूलम आवेश का बिंदु P पर जो दिशा हो जाएगी वह E1 है, P से B की दिशाओं में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P से B की दिशा में। यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू हो जाएगा K, Q1 का मान Q है, और R1 मतलब माइनस क्यू से P पर निकाला जाए जो बीच की दूरी होगी वह R+L हो जाएगी। या हम लिख सकते हैं AP, दूरी क्या हो जाएगी, AP का स्क्वायर हो जाएगा। हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, E1 बराबर हो जाएगा K Q, AP का जो मान है, AP का मान है वो R+L का होल स्क्वायर। इस समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम परिमाण की बातें कर रहे हैं, यहाँ से हम परिमाण लिख सकते हैं, मान में परिमाण की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर दिशा को दिखा है इसलिए यहाँ पर लिखें। इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार प्लस क्यू कूलम आवेशकरण, प्लस क्यू कूलम के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो, फिर किसी बिंदु आवेश का दोबारा हुआ तो लिखेंगे हम E2 बराबर हो जाएगा, इसके कारण इस पर है तो K Q2/r2²। अब B की कारण P पर, तो प्लस क्यू कूलम आवेश के बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो बाहर की तरफ है, अर्थात VP दिशा में, अर्थात क्या हो जाएगा, VP दिशा में। अब इसका हम परिमाण ले लेते हैं। E बराबर, चाहे E लिखे चाहे मॉड ऑफ वेक्टर E2 लिखें, तो K Q2 का मान Q हो जाएगा और R2 का मान BP लिखेंगे। यहाँ से हम BP का स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं हम E2 बराबर K Q अपान हो जाएगा R, अब दूरी क्या है BP, R-L है, R-L का होल स्क्वायर। इस समीकरण 2 हो जाएगा। हमने माइनस क्यू आवेशकार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला, प्लस क्यू आवेशकार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, और देखा कि दोनों को दिशाएं जो है बिंदु P पर अलग हैं और आपस में विपरीत हैं। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी वह दोनों के अंतर के बराबर होगी। लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, क्योंकि बिंदु P पर दोनों आवेशों
के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत है। अतः हो जाएगा E नेट इक्वल्स टू E1। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ से दो ऑप्शन आ रहे हैं। जो E नेट है हम यह तो E1 माइनस E2 लिखें या E2 माइनस E1 लिख सकते हैं दोनों, लेकिन क्या लिखेंगे उसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर हमें अब जो E नेट निकालना है, हमें परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण होने का मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू लाना है। तो हम किस आधार पर देखेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दिशा का बात अब नहीं है, दिशा की बात ही नहीं है, परिमाण की बात है। जैसे हम मान लेते हैं अगर कोई संख्या 1/2 है और कोई संख्या 1/4 है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा 0.5 आ जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा 0.25 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई अगर संख्या दिया गया है भिन्न के रूप में, कोई भी संख्या है जिसका हर मतलब दो संख्या भिन्नात्मक रूपों में है, ये दोनों संख्याओं में हम कहें कौन से बड़ा है, तो हमेशा जिसका हर छोटा होता है वो पूरी भिन्न जो होती है बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है तो पूरी भिन्न का जो वैल्यू आता है वो छोटा आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे E1 का जो वैल्यू दिया है Q/R, क्योंकि Q इसमें भी है, Q इसमें भी है और K इसमें भी है, K इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, दोनों नियत हैं। तो बात किस पर निर्भर कर रहा है, 1/r+l के होल स्क्वायर और 1/r-l के होल स्क्वायर। अगर हम r+l और r-l को हम ऑब्जर्व करें तो देखेंगे r में से l को निकाला गया है और r में l को जोड़ा गया है। इसका मतलब r+l जो है वो बड़ी संख्या है और r-l छोटी संख्या। अभी मैंने बताया अगर कोई भी संख्या भिन्नात्मक रूपों में दी गई है और जिसका हर छोटा हो जाएगा वो क्या होती है, वो संख्या बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर r जो E2 है ये E1 से क्या है, बड़ी है। E2 का जो मान है ये E1 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर E2 माइनस E1। अब तक मैंने क्या निकाला, E1 की दिशा PB दिशाओं में और E2 की दिशा BP दिशाओं में। तो E नेट की दिशा क्या होगी, इसका मतलब E नेट की दिशा होने का मतलब यहाँ से E2 बड़ा है E1 से, E2 बड़ा है E1 से। इसका मतलब जब E2 प्रबल है E1 से तो अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर, जो इसकी दिशा हो जाएगी ओवरऑल जो E नेट की दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी B से P की तरफ, B से P की तरफ। एक किसकी दिशा हो जाएगी, E नेट की दिशा हो जाएगी। यहाँ से E1 की दिशा P से B की तरफ, E2 की दिशा हो जाएगा यहाँ से B से P की तरफ। अगर आपका E नेट पूछा जाए, E नेट में E2 बड़ा है E1 से, इसलिए E2 क्या करेगा, जो टोटल जो दिशा हो जाएगी वह E2 की तरफ हो जाएगी, अर्थात B से P की तरफ। E नेट की जो दिशा हो जाएगी B से P की तरफ। यहाँ पर हमें परिमाण का जिक्र करना है तो यहाँ पर परिमाण निकालेंगे। E नेट हो जाएगा E2 का जो वैल्यू है, E2 का वैल्यू K Q/r-l का होल स्क्वायर है और माइनस। अब E1 का जो वैल्यू दिया गया है, E1 का कितना दिया गया, Q/r+l का होल स्क्वायर। बस यहाँ से हमें सॉल्व करना है। Q पूरे में कॉमन है तो यहाँ से बच जाएगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं Q अपान हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा, r-l का होल स्क्वायर, r+l का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा। r-l से r-l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r+l। तो क्या हो जाएगा, r+l का होल स्क्वायर, r+l के होल स्क्वायर से r+l का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा शेष यहाँ से r-l का होल स्क्वायर बच जाएगा। हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q यहाँ से हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर मतलब a+b का होल क्या होता है, a² + b² + 2ab, माइनस है बीच में यहाँ से तो माइनस हो जाएगा a² + b² - 2ab 2rl हो जाएगा, अपान हो जाएगा। अब इसको जैसे कहीं पर भी लिखा गया है a² b² तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ab पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, r-l r+l ये पूरे क्या हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं Q अब हो जाएगा यहाँ से r² + l²
प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 2RL हो जाएगा के क्यू 2RL अपान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इतना आया। यहाँ से जो EL 2L था अत्यंत सूक्ष्म वैल्यू था। हमने पहले बताया वैद्युत द्विध्रुव में कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो परिमाण में जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर, अगर 2L अत्यंत अल्प दूरी है तो EL भी अत्यंत अल्प दूरी हो जाए किसकी तुलना में? R की तुलना में। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि R इज वेरी ग्रेटर देन L तो R स्क्वायर आल्सो बी वेरी मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। अर्थात L स्क्वायर इतनी छोटी संख्या हो गई R स्क्वायर तुलना में तो L स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे। अर्थात जैसे हम यहाँ से ले सकते हैं, अगर इसका वैल्यू हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने इसका जो R स्क्वायर है और इसका हमने मान 1 लिया और L क्या था? L हम मान लेते हैं अभी 0.1। तो इसका अगर वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका मान 1 आएगा, इसका मान 0.01 आएगा। ये बहुत छोटी संख्या होगी, 1 की तुलना में 0.01 बहुत छोटी संख्या है, इसलिए इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अर्थात L स्क्वायर को उपेक्षणीय मान लेने पर, उपेक्षणीय मान लेने मतलब छोड़ देने पर, उपेक्षणीय मान लेने पर तो हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका परिमाण हमें ज्ञात करना है, के हो जाएगा के क्यू 2RL अपान आर स्क्वायर है, एल स्क्वायर हट जाएगा तो आर स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर R पावर 4 हो जाएगा। एक R से एक R कैंसिल, यहाँ से लिखेंगे हम ई नेट इक्वल्स हो जाएगा के, अब क्यू है 2L बच रहा है, क्यू गुड़े 2L अपान हो जाएगा R क्यूब। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा से P बराबर Q गुणे 2L। तो लिख सकते हैं ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा के P, यहाँ से मिस्टेक हो गया 2RL और 2RL है, ये क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर हो जाएगा 4RL हो जाएगा। इस 4RL को लिख सकते हैं Q गुणे 2L इंटू 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2P/R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यही है अच्छी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन। हम अच्छी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन हम दोबारा रिवीजन कर दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा इस वीडियो को पढ़ने में, क्योंकि ये वीडियो आपका अच्छी जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये पेपर में हर बार पूछा जाने वाला है। और यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी उपयोगी हो। यहाँ से हो जाएगा, हमने कैसे आपको लिखना तो उसको बताया था, कैसे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम के आवेश से मिलकर बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O तथा इसके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O इसके बीच दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित करती है, अर्थात एक 2L है तो AL और L में विभाजित कर दिया। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। बिंदु P की दूरी B से कितनी हो जाएगी? R माइनस L। बिंदु P की A से दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। यदि माइनस Q तथा प्लस Q कूलम आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 तथा E2 हो तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी दोनों तीव्रताओं का अंतर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों आवेशों का कारण है वह आपस में विपरीत दिशाओं में है, और जब भी किसी बिंदु पर चाहे वैद्युत बल हो चाहे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा हो वो समान दिशाओं में होती हैं तो उनका योग हो जाता है, अगर विपरीत दिशा में होती है उनका अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस क्यू कूलम आवेश का जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 हो तो E1 बराबर मैंने Q1/R1 स्क्वायर लिखा। जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है किसी बिंदु आवेश का होती है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर होती है। हमने इसको समानुपातिक नियतांक K के रूप में मान लिया जिससे बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर हो जाए K Q1/R1 स्क्वायर, Q1 का मान
क्यू है R1 है, इससे BP Q1 से P की दूरी तो हो जाएगा AP, यहाँ पर AP का स्क्वायर लिख दिए, AP का मान R+L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस Q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न बल क्षेत्र तीव्रता यदि E2 हो, E2 बराबर क्या हो जाएगा K Q2/R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब Q2 का मान प्लस Q था और R2 अर्थात B से P की दूरी BP का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BP का मान कितना हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर अर्थात K Q/R-L। इन दोनों E1 और E2 की दिशाएं अपन विपरीत हमने लिखा है। बिंदु P पर परिणामी बल क्षेत्र तीव्रता दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, क्योंकि बिंदु P पर दोनों आवेशों का बल क्षेत्र तीव्रता की दिशा आपस विपरीत है, इसलिए अंतर के बराबर हो जाएगी। यहाँ समय अंतर यहाँ E2 - E1 हमने कहा कि यहाँ पर मैंने दो स्थितियों को बताया। ई नेट बराबर हम E1 - E2 भी लिख सकते थे और E2 - E1। तो मैंने लिखा क्या E2 - E1, तो मैंने बताया क्योंकि जो E2 का मान है वह E1 से अधिक है, और बताया कि जिसका तो क्योंकि यहाँ पर KQ समान है और डिफरेंट किस में पैदा हो रहा है 1/R+L दूरी में, और दूरी R में से L को निकाला गया, इसमें R में L को जोड़ा गया, तो ये दूरी क्या हो गई कम हो गई, ये दूरी क्या हो गई अधिक हुई। जिसका हर का मान कम होता है वो पूरा भिन्न बड़ा आता है, जिसके हर का मान क्या होता है अधिक हो तो पूरे भिन्न का मान इसकी तुलना में क्या आता है कम आता है, इसलिए E2 बड़ा हो गया E1 से। तो जब E2 बड़ा हो गया E1 से, तो जो परिणामी बल क्षेत्र तीव्रता की दिशा हो जाएगी वह B से P की तरफ अर्थात E2 की तरफ हो जाएगी, अर्थात B से P की तरफ हो जाएगी। तो हमें परिमाण निकालना था, वहाँ पर सब वैल्यू को रखकर मैंने सॉल्व कर दिया। यही आपका जो अच्छी सी बल क्षेत्र तीव्रता होती है K = 2P1R3। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा। और जो आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम अगले वीडियो में निरक्षीय वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थित और बलयुग और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर उत्पन्न होने वाले बलयुग मागुर अर्थात टाउ बराबर PE sin थीटा के सूत्र का निगमन करेंगे। क्योंकि निरक्षीय स्थित और टाउ बराबर PE sin थीटा का जो सूत्र का निगमन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और इसका आनंद लीजिए और कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। धन्यवाद।